बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क की एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह, किस्त नंबर 17। अभी नहीं कहा तो क्या हुआ, आपने मुझे ऑफिस में पागल, बेवकूफ़, काम मकल और न जाने क्या क्या कहा। वो सुर्ख चिरली खफगी से गोया है, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की थी। हैदर ने लाचार लहजा में कहा। ऐसी भी कोई गलत हरकत नहीं की थी मैंने। उसके लहजे से आप भी खफगी वाजे थी। वो हैदर की जानब से रुख मोड़कर दोबारा छुरी उठाकर प्याज काटने लगी थी। मैंने तुमसे कहा ना, जो भी दिल की बात हो मुझसे शेयर कर लिया करो। हैदर ने पानी का गिलास उठाकर बोतल से पानी के गिलास में उड़ाला। मैं क्यों करूं आपसे कोई बात, मुझे आप पे भरोसा नहीं। हैदर एक झटके से वापस उसकी जाने मुड़ा था। ओ माई गॉड, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, पर रिसेप्शनिस्ट पे है। उसका सदमा से बुरा हाल था। हाँ है, क्योंकि जब मैं दफ्तर में आई थी सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा उसी से हुआ था। साहब ने इतरा कर कहा, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। हैदर ने उसे घूरा था। वो उसे नज़रअंदाज करती खाना बनाने में जुट गई। हैदर नफे में सर हिलाता किचन से बाहर निकल गया था। शोल अपने घर से आलम वाला आ गई थी। कमरे में आकर वो भी वॉशरूम में घुसी थी। बाथटब में पानी भरकर लिक्विड सोप से डालकर टब में जाकर लेटी थी, बिना अपने जख्म की परवाह किए। उसकी आंखें बंद थी। जख्म वाला हाथ भी पानी में तकरीबन डूबा हुआ था। मीराम जो कमरे में आए थे वो अचानक से आए थे। पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई, पर वो कहीं भी नहीं थी। उन्हें लगा शायद वो अभी तक वापस नहीं आए। वो बोझल वजूद लिए अपना बाथरूम लेते वॉशरूम में ही घुसे थे, पर सामने नज़र पड़ते ठटके थे। उसके हाथ से खून रस रहा था और वो बाथ टब में आंखें मूंदे पड़ी थी। मीर आलम खामोशी से उसकी जाने बहे थे। धीरे से टब की समझ जाती दो स्टेयर्स पर उन्होंने अपना एक घुटना मोड़ा था और झुककर गौर से उसके जख्म को देखने लगे थे। शोला ने अपने कंधे के ऊपर किसी की गर्म सांसों को महसूस किया तो झट से आंखें खोली, पर सामने मीर आलम और अपनी पोजीशन को देख चिल्लाई थी। अपने हाथ अंदर झाग में घसीट कर वो मुकम्मल तौर पर खुद को बाथ टब में बनी झाग में ढांपने लगी थी। आपको तमीज़ नहीं है क्या? आपको इतना भी नहीं पता कि ना तो इंसान को डिस्टर्ब नहीं करते, और आप तो पूरे के पूरे माशाल्लाह से मेरे सर पर बड़ा जमान है। वो उसे घूर कर कन्फ्यूज सी जो उसके मुंह में आया कहती चली गई, हाथ को क्या हुआ है? उन्होंने उसकी तमाम बकवास और अपनी और उसकी पोजीशन को नज़रअंदाज करते कहा, भाड़ में जाए मेरा हाथ, वॉशरूम से बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसका चेहरा गुस्सा की ज्यादा और कुछ हया से सुर्ख पड़ गया था। बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारे हाथ पे गोली कैसे लगी? वो साध नज़रों से उसे घूरते हुए गोया हुए। मुझे नहीं पता, वो चिढ़कर बोली। आलम ने उसके जवाब पे उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था और उसका बाजू थामने के लिए हाथ जैसे बाथ टब में डाला। शोला शिद्दत से चिल्लाने लगी थी, क्योंकि उसका बाजू थामने के चक्कर में उसका हाथ जहाँ पड़ा था मीर आलम खुद भी खुजल होता पीछे हटा था। और शोला तो ज्वालामुखी बन गई। तुम ठरकी बूढ़े, जान ले लूँगी तुम्हारी। वो आलम को तकती गुर्राई थी। सॉरी, देखो मेरी टेंशन वो नहीं थी, तो तुम मुझे ठरकी नहीं कह सकती। आलम कुछ शर्मिंदा हुए। बाथ रूब दो, वो दबे दबे लहज में हुक्म सादर करते गोया हुए। हाँ, एक मिनट लो। पीछे रखा बाथ रूब उठाकर उसे थमाया। अब दफ़ा हो जाओ बाहर। वो उसे स्टिल वहाँ खड़ा देखकर चिल्लाई थी। ओके जा रहा हूँ, एक गलती होगी मुझसे। उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे शेर बनो। उसे घूर कर गोया हुआ। क्यों ना बनूं शेर? वो उसकी पोस्ट पे चिल्लाई थी। मीर आलम पैर पटकते बाहर बेड पे आकर बैठे थे। कुछ लम्हे बाद शोला बाथरूम पहनकर बाहर निकली तो मीर आलम ने उसे एक नज़र देखा और लपक कर उसकी जाने बढ़ा था। हाथ पे गोली कैसे लगी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मैंने कहा तो है कि मुझे नहीं पता। वो आंखें घुमाकर उसकी साइड से निकल कर गई थी। मीर आलम बेताब सा उसके पीछे हो लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें गोली लगी और तुम्हें खबर नहीं? वो उसे बाजू से थाम कर एक झटके से मुड़ता उसे अपने सीने से लगा गया था। आराम से नहीं पकड़ सकते थे, बाजू दर्द है मुझे। उसने आंखों में आंसू लाकर कहा, ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। गोली बहने कंधे पे लगी है और तकलीफ दाने कंधे पकड़ने से हो रही है। हैरत की बात है। मीर आलम ने उसे आंखें दिखाई। हाँ तो अक्सर दर्द घूमते घूमते यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। वो खसिया कर गोया हुई। बहुत ही बड़ी ड्रामाबाज है। वो उसे घूर कर गोया हुआ। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपने कपड़े तब्दील कर लूँ। उसने आंखें मटका कर कहा, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें गोली कैसे लगी? उनका सवाल अब भी वही था। एक जगह रेड पड़ी थी और मैं वहाँ से पुलिस की पहुँच से दूर भाग रही थी जब एक सिपाही ने मेरे कंधे पे गोली चला दी। बस ये, और कुछ भी जानना है तुम्हें? उसने चिड़े हुए लहजे में कहा और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। आलम हैरत से मुंह खोले खड़े रह गए थे। खाना बन गया है, खाना खाने आ जाए।
सब्र ने हैदर के कमरे का दरवाज़ा बजा कर कहा। वो वापस आई और डाइनिंग टेबल पर बैठी तो हैदर भी उसके पीछे पीछे ही था। सब्र ने उसे एक नज़र देखा तो हैदर का मूड पहले के मुकाबले में अच्छा खासा ख़राब था। माथे पे शिकनों का जाल पड़ा था। सब्री खामोशी से खाना खा रही थी और हैदर भी। जब वो दोनों खाना खाकर फारिग हुए तो हैदर ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। सब्री खाना खाकर मेरे रूम में आ जाओ। हैदर की संजीदा सी आवाज़ सुनकर उसके हल्क में नमाला अटका था। क्यों? उसने अटक टक कर पूछा। कमरे में आ जाओ क्योंकि जवाब मिल जाएगा। हैदर ने गरज कर कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। सब्री ने कप कपाते हाथों से मैच साहब को चिमेटा और अपने मन के होते कदम लेकर हैदर के कमरे के पास आई थी। दरवाज़ा बजाते बजाते उसके हाथ रुक जाते। उससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती हैदर ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो उछलकर 2 कदम पीछे हुई थी। हैदर ने उसे बाजू से थाम कर अंदर खींचा था। सब्री उससे टकराती टकराती बची थी। आप क्या काम था? उसने सहमे हुए लहजे में पूछा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का वक्त आ गया, हैदर ने कहते साथ उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। सब्री पूरी शिद्दत से मचली थी। आपने कहा था। आप यार नहीं, अभी इस सब के लिए। वो पूरी शिद्दत से उसकी कुर्बत में कांपी थी। मेरे या तुम्हारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक सौदा है और सौदा हमेशा उसी के मर्जी से सार अंजाम पाता है जो उसकी कीमत लगाता है। हैदर ने साद लहजे में कहा और धीरे से उसके चेहरे पे झुका था। सावरी की सांसें अथल पथल होती थमी थी। सावरी ने आंखें मेज कर हैदर की सफ़ेद शर्ट के कॉलर को मजबूती से अपने नाजुक हथेलियों में जकड़ा था। उसकी सांसों को पीता उसके सर पर पड़ा आंचल उतारकर साइड पर रखता। उसे लिए बेड पे आया था। सावरी की आंखें मजबूती से बांध थीं। हैदर ने उसे पहली बार दुपट्टा के बगैर देखा था। उसके लंबे से बाल, उसकी हसीन आंखें, उसकी छोटी सी सुर्ख नाक और नाजुक से लब। वो बिलाश व हुस्न का पैक करती, पर उनका रिश्ता बहुत अजीब था। तल्लुक़ बनाने की तो इजाज़त थी पर दिल लगाने की नहीं। गुर्बत के लम्हे गुजारने की तो इजाज़त थी मगर मोहब्बत करने की नहीं। हैदर गहरी सांस लेता, उसकी गर्दन पे झुका था। जा बजा अपना पुरशिद्दा लम्हा छोड़ता। वो उसे जी जान से कांपने पे मजबूर कर गया था। धीरे धीरे उसके जिस्म की रनाइयों में गुम होता। वो मज़ीद बहकने लगा था। उसकी कुर्ती की जेब पीछे से खोलता। वो उसे करवट के बाल लेटाता। अपने दहकते लाभ उसकी पोस्ट पर धरने लगा था। वो मचलती बेड शीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई थी। हैदर ने उसे सीधा करके लिटाया। उसकी कमीज़ उसके कंधों पे से सरकाते वो अपने लाभ उसके कंधों पे रखता। मज़ीद मदहोश होने लगा था। सब्री की बंद आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हैदर ने धीरे से उसकी पलकों की बाड़ पे से आंसू चुने थे। सब्र ने उसे ज़रा सा नरम पड़ते देख मचल कर उससे दूर होना चाहा पर नाकाम रही। हैदर ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा था। उसके दोनों हाथ ऊपर अपनी मजबूत गिरफ्त में बांधते हैदर ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। तकलीफ़ की शिद्दत से वो सिसकर मचली थी पर हैदर ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद ना किया। वो उसकी और अपनी जान एक करता उसे अपनी बाहों में ही कैद करता सो गया था। सब्री भी निढाल सी होती आंखें मूंद गई थी। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा अंधेरे को घूर रहा था। कई लम्हे वो यूं ही बैठा रहा और कुछ सोचकर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर नाज़नैन का नंबर मिलाया। चंद बैलें जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन क्यों किया है? दूसरी जानब से बेजार सी आवाज़ है। हूँ तुम्हारा आशिक है। मुस्तफ़ा की सर्द आवाज़ सुनकर नाज़नैन के चेहरे पे पसीना आया था। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसने थूक निकलकर अनजान बनना ही बेहतर समझा। ईसा जानती तो होगी जिससे रात की तन्हाई में तवील मुलाकातें क्या करती हो तुम, मुस्तफ़ा ने ज़हरखान लहजे में कहा। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।